गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स बाय मनोज कुमार शर्मा। मैं वाणिज्य व्याख्याता हूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आमेट में। कल मैंने पहला वीडियो डाला जिसको आपने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी प्रेरणा से मैं आज दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। कल अपन ने पढ़ा था व्यष्टि और समष्टि के बारे में। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक है व्यष्टि, एक है समष्टि। जैसे आप जानते हैं व्यष्टि को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो और समष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, इनके शब्दों के अर्थ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। माइक्रो शब्द का अर्थ अपन जाने, अर्थ होता है सूक्ष्म और मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक। रेगनर फिश नाम के एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने सर्वप्रथम व्यष्टि तथा समष्टि नाम का अर्थशास्त्र में प्रथम बार प्रयोग किया और लोगों को समझाया कि अर्थशास्त्र को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो व्यष्टि है और दूसरा क्या है, समष्टि है। किसने किया? रेगनर फिश ने किया सर्वप्रथम इन नामों का उपयोग, व्यष्टि और समष्टि। और उन्होंने ग्रीक भाषा के दो वर्ड निकाले, एक था माइक्रोज और एक था मैक्रोज। माइक्रोज से बना माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो से बना मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये वर्ड जो थे ग्रीक लैंग्वेज के थे और ये जो माइक्रो और मैक्रो है ये इंग्लिश लैंग्वेज। ये अपन अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र की जो दो शाखाएं हैं व्यष्टि और समष्टि, इसके बारे में अपन जान पाए। तो व्यष्टि और अर्थशास्त्र का आपने इतिहास जान लिया है, तो व्यष्टि और समष्टि का अपन विस्तृत परिभाषा जानेंगे। परीक्षाओं के अंदर बार बार प्रश्न आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को के बारे में अपन कुछ पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कुछ नामों से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं प्राइस थ्योरी। हिंदी में कहें तो कीमत सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को किन नामों से जाना जाता है? प्राइस थ्योरी या हिंदी में कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है या सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। मैं आपसे एक बार वापस रिवाइंड कर रहा हूँ। मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है या छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत। सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत, ये इसका एक सिमिलर नेम है। इस नाम से भी समष्टि अर्थशास्त्र को जानते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा अपन देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था के से संपूर्ण से संबंधित जो इकाइयां हैं, जो इकाइयों का समूह है, उनका अध्ययन किया जाता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन, रोजगार का अध्ययन, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन, समष्टिगत व्यय का अध्ययन, इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं जिसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, वो अध्ययन किसमें आएंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में आएंगे। समष्टि का अर्थ, व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म से, समष्टि का अर्थ होता है व्यापक से। समष्टि अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी या कीमत सिद्धांत कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। इसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है जबकि इसमें इकाई के समूह का अध्ययन किया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि ये भी क्वेश्चन आ जाए कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए तो भी आप अंतर कर सकते हैं। ये रहा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। इसके आगे बच्चों अपन पढ़ेंगे अर्थशास्त्र
कला या विज्ञान। अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है? हर बार ये परीक्षाओं के अंदर सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है, अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान, सिद्ध कीजिए या वर्णन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आए जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको पहले कला या विज्ञान की डेफिनेशन आपको आना बहुत जरूरी है। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी ज्ञान का क्रमबद्ध तथ्यात्मक जो अध्ययन किया जाता है या तार्किक रूप से अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। आपने छोटी कक्षाओं के अंदर डेफिनेशन पढ़ी होगी, ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान किसे कहेंगे? जो ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होगा, तार्किक होगा, जो नियमों के ऊपर आधारित होगा, तो क्या कहेंगे अपन? विज्ञान कहेंगे। तो पहला इसको जब क्वेश्चन पूछे इसको आप दो रूप के अंदर बांटे। पहला अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, जब अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में लिखें तो सबसे पहले जो विज्ञान की डेफिनेशन लिखें। ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान का तथ्यात्मक नियमों के अनुसार अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान कहलाता है। जिस प्रकार से विज्ञान का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र के जितने भी नियम है या अर्थव्यवस्था के जितने भी नियम है उनका अध्ययन भी क्रमबद्ध तरीके से ही किया जाता है। उनके अपने अपने नियम होते हैं जो हर परिस्थिति के अंदर लागू होते हैं। जैसे कि मांग का नियम ले लें, पूर्ति का नियम ले लें, ब्याज का नियम ले लें, लगान का नियम ले लें। जितने भी नियम अर्थशास्त्र के अंदर बने हुए हैं सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बने हुए हैं, सबके अपने अपने नियम हैं। तो अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में भी कार्य करता है। अब बात करेंगे अर्थशास्त्र कला के रूप में। प्रश्न ये आता है दोस्तों, कला किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका क्या कहलाता है? कला कहलाता है। यदि किसी कार्य को अपन बेहतर तरीके से करें, सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें तो वह क्या कहलाएगा? कला कहलाएगा। अर्थशास्त्र के कई नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यावहारिक पक्ष में या वर्तमान पक्ष में किस प्रकार से लागू किया जाए जिससे कि हमें रोजगार अधिक मिले, महंगाई दर घटे या अन्य प्रकार के आर्थिक जो भी उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जाए, तो वो क्या कहलाता है? कला कहलाता है। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक दृष्टिकोण में लागू करना भी एक प्रकार की क्या है दोस्तों? कला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? कला है। निष्कर्ष रूप में आप लिखें, निष्कर्ष लिखे नीचे, अर्थशास्त्र विज्ञान भी है क्योंकि इसके अंदर वैज्ञानिक नियमों के अनुसार अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र कला भी है क्योंकि अर्थशास्त्र के नियमों को व्यवहारिक जीवन में लागू करना एक अलग ही कला है, अलग ही गुण है। इसलिए अर्थशास्त्र को हम कला भी कहेंगे और अर्थशास्त्र को हम विज्ञान भी कहेंगे। दोस्तों, आपने कल YouTube चैनल पर जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसको आपने बहुत पसंद किया है, तो आज मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उनसे बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अर्थशास्त्र में शब्द आता है मान्यताएं। ये मान्यताएं क्या होती है? प्रत्येक सिद्धांत के पीछे कुछ ऐसी परिकल्पनाएं या परिस्थितियां होती है जिसे दिया हुआ मान लिया जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ, प्रत्येक सिद्धांत के पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसे दिया हुआ मान लिया जाता है। ऐसी परिकल्पनाएं व परिस्थितियां होती है जिसे दिया हुआ मान लिया जाता है, वही उस सिद्धांत या कहलाती है, मान्यताएं कहलाती है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र की जो मान्यताएं हैं, अर्थशास्त्र की मान्यताएं, पहली मान्यता क्या है दोस्तों? अन्य बातें समान रहे। अन्य बातें समान रहने का अर्थ दोस्तों इस प्रकार से है कि जो बाजार की दूसरी परिस्थितियां हैं, जैसे कि फैशन हुआ, रुचि हुई, है ना, वो सब स्थितियां क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है आर्थिक इकाई विवेकशील हो। आर्थिक इकाई क्या होनी चाहिए दोस्तों? विवेकशील होनी चाहिए। आर्थिक इकाई का मतलब है मानव से। जो व्यक्ति लेन देन कर रहा है, व्यापार व्यवसाय कर रहा है,
जो बाजार में जाके उपभोक्ता बन के वस्तु का क्रय कर रहा है, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। विवेकहीन व्यक्ति किसी प्रकार के सिद्धांत को लागू नहीं कर पाएगा। वो अपने व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन लाना है वो परिवर्तन नहीं लेके आ सकेगा। तो आर्थिक इकाई मतलब व्यक्ति, मानव जो बाजार में उपभोक्ता है वो क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। तीसरा है आर्थिक मानव। अर्थशास्त्र की जितनी भी मान्यताएं हैं, अर्थशास्त्र के जो भी सिद्धांत है वो किन लोगों पर लागू होते हैं? आर्थिक मानव पर लागू होते हैं। आर्थिक मानव का अर्थ ये है जो व्यक्ति आर्थिक जीवन में, अर्थात न तो वो साधु संत है, न सन्यासी है, न वह किसी प्रकार के जंगलों में निवास करता है, वो बिल्कुल मानव की तरह शहरों में, गाँवों में, कस्बों में निवास करता हो, और वो आर्थिक मानव हो। जैसे कि आप और मैं पैसा कमाते हैं, उसकी वैल्यू समझते हैं और उसको बहुत ही तरीके से अपन व्यय करते हैं जिससे कि अपने को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो व्यक्ति कौन सा होना चाहिए? आर्थिक मानव होना चाहिए। इस प्रकार की और भी कई प्रकार की इसकी मान्यताएं हैं, लेकिन हम लोग 2-3 मान्यताएं समझ लें, इससे आपको मालूम चल जाएगी मान्यताएं किसे कहते हैं। हर सिद्धांत की अपनी मान्यता होगी। आगे अपन मांग का नियम पढ़ेंगे, पूर्ति का नियम पढ़ेंगे, उत्पादन फलन पढ़ेंगे, कई प्रकार के अपन सिद्धांत पढ़ेंगे, उत्पादन संभावना वक्र पढ़ेंगे। सबकी अपनी अपनी क्या होगी? मान्यताएं होगी। मान्यताएं समझ ले, प्रत्येक सिद्धांत के पीछे कुछ ऐसी परिकल्पना है व परिस्थितियाँ होती है जिसे दिया हुआ मान लिया जाता है, तो सिद्धांत ये कहलाती है, मान्यताएं कहलाती है। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ आर्थिक समस्याएं होती है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था की भी आर्थिक समस्या होती है। हर व्यक्ति की आर्थिक समस्या होती है। इन आर्थिक समस्याओं के पीछे कारण क्या है? आर्थिक समस्याओं के सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है चयन, या यूँ कहें चुनाव की समस्या। आप बाजार में जाते हैं, पिताजी ने आपको 2000 रुपये दिए, आप चाहिए 2000 रुपये के अंदर आपके एक ड्रेस लेके आइए, पैंट और शर्ट लेके आइए, लेकिन आपको पसंद आती है 3000 रुपये का पैंट और शर्ट। अब आपके सामने समस्या है, पिताजी ने पैसे कितने दिए हैं? 2000 दिए हैं, पसंद कितने की आ रही है? 3000 की आ रही है। अब ये समस्या आपके सामने कौन सी उत्पन्न हुई? चयन की समस्या। हर व्यक्ति के पास ये समस्या रहती है चयन की समस्या, कि उसके पास साधन क्यों क्या होते हैं? सीमित, उनकी आवश्यकताएं क्या होती है? असीमित। तो इस प्रकार की आर्थिक जो समस्याएं होती है, इन आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अपन उत्पादन संभावना वक्र, सीमांत लागत, अनेक प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जिससे क्या करें? हम आर्थिक समस्याओं का समाधान करें। इसी क्रम में हमारे पाठ के अंदर एक लेसन आता है उत्पादन संभावना वक्र, उसे अपन यहाँ पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वक्र, इसकी डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से पढ़ें, सुने और याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? उपलब्ध संसाधन तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के माध्यम से उत्पादित की जा सकने वाली समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के संयोग को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन, हाँ ध्यान दें इधर। उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? उपलब्ध संसाधन, देश में जितने भी संसाधन हैं, संसाधन का अर्थ क्या आ रहा है? भौतिक संसाधनों से आ रहा है। उपलब्ध संसाधन तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान, बिना प्रौद्योगिकी ज्ञान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जब तकनीकी ज्ञान अपने पास, उस तकनीकी ज्ञान के बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो ध्यान से सुनिएगा, उपलब्ध संसाधन तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के माध्यम से उत्पादित की जा सकने वाली समस्त वस्तुओं तथा
सेवाओं के संयोग को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अपन डायग्राम बनाएंगे आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई। डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। कोई भी डायग्राम बनाएंगे उसके फिक्स है, एक्स अक्ष होगा और वाई अक्ष होगा, दो अक्ष होंगे और यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया जाएगा। इसके ऊपर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और इधर ही अपने को संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में। ये मैंने वाई अक्ष दिया है मैंने बंधकों के लिए, बंधुके, ये दिया मैंने गेहूं के लिए। इधर मैंने पॉइंट दे दिए 5, 10, 15, 20। यहाँ मैंने पॉइंट दे दिए 5, 10, 15, 20। यदि मेरे देश में, ये आप जानते हैं, हर देश के पास संसाधन तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान क्या है, सीमित है। यदि मेरे देश के अंदर बंधुओं का उत्पादन मैं 20 करता हूँ तो मैं गेहूं की कितनी इकाइयों का उत्पादन कर पाऊंगा? मात्र 5 इकाई का उत्पादन कर पाऊंगा। यदि मैं बंधुकों की मात्रा घटाता हूँ, 15 करता हूँ, तो मैं गेहूं की कितनी मात्रा का उत्पादन कर पाऊंगा? 10 मात्रा का उत्पादन कर पाऊंगा। तो यहाँ जो मेरा 5 बंधुके उत्पादन करने की संख्या घटी है लोगों की, अब वो जो श्रम होगा, वो प्रौद्योगिकी ज्ञान होगा, वो यहाँ से हट के किस तरफ जाएगा? गेहूं की ओर जाएगा। यदि मैं इसको और घटाता हूँ तो मेरी स्थिति क्या हो जाएगी? मैं यहाँ पर 15 इकाइयों का उत्पादन कर पाऊंगा। यदि मैं बंधुके और घटाता हूँ तो मैं कितना कर पाऊंगा? गेहूं की 20 इकाइयों का उत्पादन कर पाऊंगा। इसको अपन कहेंगे उत्पादन संभावना वक्र। कई प्रकार के डायग्राम अपन दोस्तों बनाएंगे आगे, लेकिन ये जो रेखा खींची जाती है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वक्र कहते हैं, इसे कर्व कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और इस उदाहरण के अंदर अपने सामने है ये उत्पादन संभावना वक्र। तो समझने का आप प्रयास करें, पहले डेफिनेशन की ओर देखें, फिर आप इसकी ओर देखें, डायग्राम की ओर। उपलब्ध संसाधन तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के माध्यम से उत्पादित की जा सकने वाली समस्त तथा सेवाओं के संयोग को क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। पहला संयोग मेरा ये है कि मैं 20 इकाइयाँ बंधुकों की उत्पादित करता हूँ देश में, तो गेहूं की कितनी इकाइयाँ उत्पादित कर पाऊंगा? मात्र 5 इकाइयाँ ही उत्पादित कर पाऊंगा। हमें हमारी सरकार को ऐसा अपने को तय करना है कि हमें बंधुके चाहिए या फिर गेहूं चाहिए। भारत जैसा देश है वो इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो वो इस संयोग को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन इजराइल जैसा जो देश है उसकी जनसंख्या बहुत कम है, इसके लिए गेहूँ वो आयात भी कर सकता है, कम मात्रा में गेहूँ उत्पादन करे तो भी वो पर्याप्त है, तो वो इस संभावित संयोग को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर बंधुओं की मात्राएं घटाकर कितनी कर दी है? 15, तो मेरा जो ये श्रम जो था 15 से 20 के बीच वाला, ये मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया। तो मैंने इस श्रम को, इस प्रौद्योगिकी ज्ञान को कहाँ लगा दिया? इस तरह से लगा दिया, गेहूं के उत्पादन में लगा दिया। और अगला मेरा संयोग बन गया 15 बंधुके और 10 गेहूं की इकाइयाँ मैं उत्पादित कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो संयोग बन रहे हैं, उपलब्ध संसाधन तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के माध्यम से जो संयोग बन रहे हैं, इन जो संयोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। डेफिनेटली और अपन एक बार पुनः जाएंगे। उपलब्ध संसाधन तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के माध्यम से उत्पादित की जा सकने वाली समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के संयोग को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का निर्माण अपन ने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि चयन की समस्या है, अर्थव्यवस्था की समस्याएं होती है। तो समस्या का समाधान किसके द्वारा किया अपन ने? उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा किया। अब अर्थशास्त्र में क्या होता है? मुख्य 3 प्रकार की केंद्रीय समस्याएं होती है। कितने प्रकार की होती है केंद्रीय समस्याएं? या केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। पहला समस्या है क्या उत्पादन करें,
ठीक है। दूसरी समस्या है क्या उत्पादन करें, दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन करें। तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन करें। किसके लिए उत्पादन करें। इसमें कहूँ कि वितरण की समस्या है। वितरण किस प्रकार से करें, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। 3 प्रकार की हमारे पास केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं। इन तीनों समस्याओं का समाधान अपन किसके द्वारा करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा करेंगे। ये 2 बना दिए मैंने, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, सेम आप बना दें इसी प्रकार से घर पे। ये एक्स 0 0 और 0, ये अपना उत्पादन संभावना वक्र बन गया है। उत्पादन संभावना वक्र, ये भी उत्पादन संभावना वक्र है। अब क्या उत्पादन करें दोस्तों, पहला एक एग्जाम्पल था बंदूक के उत्पादन करें या फिर गेहूं का उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें अपन, ये अपने को तय करना। इजराइल जैसा देश होगा वो क्या निर्णय लेगा, मैं बंदूकें उत्पादित करेंगे, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। जितना अनाज उनको चाहिए उतना अनाज वो वहाँ ऑटोमेटिक पैदा होता है, लोग उनका उत्पादन करते हैं। या नहीं भी उत्पादित हो, जैसे कि स्विट्जरलैंड का देश है, स्विट्जरलैंड में किसी प्रकार की खेती नहीं होती है। वहाँ की जनसंख्या इतनी कम है, वो खेती के लिए जो भी सामान चाहिए उनको जितने भी खाने के लिए सामान चाहिए क्या करते हैं, उसको आयात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ क्या उत्पादन करना है, बंदूक उत्पादन करनी है या गेहूँ उत्पादन करना है। अगली समस्या है कैसे उत्पादन करें, हमें किस प्रकार से उत्पादन करना है, श्रमिकों द्वारा उत्पादन करना है या मशीनों द्वारा। ये हमें तय करना। भारत जैसा जो देश है जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है, बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है, वो निर्णय क्या करेगा, हमें किसके द्वारा उत्पादन करना है, श्रमिकों द्वारा उत्पादन करना है। क्योंकि स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जो यूरोप के कंट्रीज है वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, तो वो क्या निर्णय करेंगे, हमें किसके द्वारा उत्पादन करना है, मशीनों के द्वारा उत्पादन करना है। ठीक है, इस प्रकार को समझिए क्या उत्पादन करें, बंदूकें करें या गेहूँ करें, किसे उत्पादन करें, श्रमिकों द्वारा करें या मशीनों द्वारा करें, या किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, निर्धन लोगों के लिए करें। हमें किसके लिए उत्पादन करना है, निर्धन लोगों के लिए उत्पादन करना है या अमीरों के लिए उत्पादन करना है। हमें ये तय करना, हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन होगा, जो वस्तुओं का निर्माण होगा, वो किसके लिए बनेगी, गरीब लोगों के लिए बनेगी या अमीरों के लिए बनेगी। इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, का समाधान अपन यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और सब भी आपके क्वेरी होगी उसका समाधान किया जाएगा, कमेंट में उसका समाधान कर दिया जाएगा। आप जैसे क्वेश्चंस पूछें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और घर पर जितने बार समय हो हमारे वीडियो देखते रहें। वीडियो को बार बार देखने से आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगी, तो एग्जाम टाइम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रश्न आता है जनरली, अवसर लागत किसे कहते हैं। हमारी स्टडी बच्चों क्वेश्चन बेस्ड ज़्यादा होती है, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अपन समझते ही हैं, लेकिन उस टॉपिक के क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस बेस्ड स्टडी हमारी होती है। तो प्रश्न ये है, अवसर लागत किसे कहते हैं। तो अवसर लागत को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वस्तु के स्थान पर, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा
कही गई मात्रा उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। अवसर लागत कहलाती है। ये अपना ये एग्जाम्पल था, यहाँ पर बंदूकें थी और यहाँ थे गेहूं के 5, 10, 15 और 20, यहाँ भी 5, 10, 15 और यहाँ पे 20। इसके बाद इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। माना कि मैंने बंदूकों की यहाँ पे कितनी मात्राएं कम की, इस जगह पे मैंने पहले ये प्रोडक्शन में कर रहा था, अब मैंने तय किया कि बंदूकों में केवल 10 की मात्राएं प्रोडक्ट करूँगा और गेहूं की कितनी मात्राएं प्रोडक्ट करूँगा 15। बंदूकों की मुझे कितनी मात्राओं का त्याग करना पड़ा 10 से 20, अर्थात 10 बंदूकों का मुझे त्याग करना पड़ा। और मुझे गेहूं की कितनी मात्राएं प्राप्त हुई 5 से 15, अर्थात मुझे 10 मात्राएं प्राप्त हुई। तो गेहूं की अवसर लागत, गेहूं बंदूकें कितनी बंदूकें हैं 10 बंदूकें हैं। ये अवसर लागत का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, विशेष चिंता वाली बात में नहीं है। आगे कई बार ये चीज़ें आएगी जिसको अपन समझेंगे, पढ़ेंगे डिटेल से। सीमांत अवसर लागत क्या है, अवसर लागत क्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में आप जानते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या किसे कहते हैं? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। पहली समस्या क्या उत्पादन करें, दूसरी कैसे उत्पादन करें, तथा तीसरी किसके लिए उत्पादन करें, अर्थात वितरण की समस्या। अब टॉपिक आता है दोस्तों अर्थव्यवस्था। यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन अर्थशास्त्र, और अब अपन पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था सदैव किसी न किसी देश की होती है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना या बनावट से होता है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ आप याद करें, बिल्कुल ढंग से देखें, क्योंकि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में परिवर्तन है। मुख्य बिंदु पे आते हैं कि अर्थव्यवस्था को डिटेल से आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। पहली अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी, दूसरी होती है समाजवादी, तीसरी होती है निश्चित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, निश्चित अर्थव्यवस्था। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं 11वीं क्लास को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसके अंदर उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? निजी लोगों का या निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें लाभ कमाना महत्वपूर्ण होता है, लोक कल्याण से इसका कोई संबंध नहीं है। और विश्व के अधिकांश जो विकसित राष्ट्र जिसे अपन कहते हैं, उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही अपना रखी। अगला समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसके अंदर उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व हो? सरकार का स्वामित्व। अधिकांश फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ किसकी होगी? सरकार की होगी। वह अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। लेकिन कुछ उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? निजी लोग का अधिकार होता है। इसके अंदर पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों के गुण क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं, इसलिए इसे पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये अपनी अर्थव्यवस्था होगी, ये अपनी इधर समस्या होगी। अभी अपने 2 मिनट पहले मित्रों पढ़ा है समस्या कितनी है? 3 प्रकार की समस्याएं हैं। पहली समस्या होती है क्या उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें? दूसरी है कैसे उत्पादन करें। तीसरी है इसके लिए उत्पादन करें। क्या मैं यूं कहूं? वितरण की समस्या। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करें? तो ये है अपन करेंगे कीमत व लाभ के अनुसार। क्या उत्पादन करेंगे अपन? कीमत व लाभ के अनुसार, अर्थात उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसके अंदर क्या हो? लाभ मिलता हो, जिसकी कीमत अच्छी हो।
जिस जिस वस्तु का उत्पादन में कोई लाभ नहीं है उसका उत्पादन नहीं किया जाएगा। जबकि कैसे उत्पादन करें? न्यूनतम लागत पर। कैसे उत्पादन करें? न्यूनतम लागत पर, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत के ऊपर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कार्य करती है। मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए। जितनी कम लागत रहेगी उतना ही अधिक लाभ होगा। किसके लिए उत्पादन करें? उत्पादन में योगदाता के लिए। उत्पादन में योगदाता के। पूरी अर्थव्यवस्था स्वार्थ से भरी हुई है। स्वार्थ दृष्टिकोण दिमाग में रखें। क्या उत्पादन करें? ये अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था व मिश्र अर्थव्यवस्था के अंदर जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हैं अपन? क्या उत्पादन करें? ये मतलब लाभ के अनुसार उत्पादन होगा, जिसके लाभ अधिक होगा उस वस्तु का उत्पादन होगा। कैसे उत्पादन करें? न्यूनतम लागत पर उत्पादन करें। इसके लिए उत्पादन करें जो उत्पादन में योगदाता है, जो उत्पादन में योगदान देता है उसके लिए उत्पादन करें और दूसरों के लिए ना करें। अब अपन पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह है सामाजिक व आर्थिक लागत के अनुसार। सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण। क्या उत्पादन करें? सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण या जो सामाजिक व आर्थिक जो कल्याण होगा उसके अनुसार ही अपन उत्पादन करेंगे। यह अर्थव्यवस्था कहती है जहाँ लाभ मिलता हो, अर्थात शराब के अंदर लाभ मिलता है तो शराब का उत्पादन किया जाना चाहिए। लेकिन यह अर्थव्यवस्था कहती है कि यहाँ शराब के अंदर किसी प्रकार का लाभ नहीं है, जनता को बड़ा नुकसान है, सामाजिक व आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए शराब का उत्पादन न किया जाए। किस उत्पादन करें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाजानुकूल तकनीक में। कैसे उत्पादन किया जाए? ये कहता है न्यूनतम लागत। लागत कौन सी होनी चाहिए? न्यूनतम तकनीक कैसी भी हो, पहले विदाउट करें या कुछ भी करें, क्या होनी चाहिए अपने को? लागत न्यूनतम। लेकिन समाज अर्थव्यवस्था ये नहीं कहती है, ये कहती है समाज की जो अनुकूल तकनीक है उसी के अनुसार अपन क्या करें? इसका उत्पादन करें। इसके लिए उत्पादन करें। ये करेंगे अपन अधिकतम कल्याण के अनुसार। जहाँ अपने को अधिकतम कल्याण मिलेगा उसी के अनुसार अपन उसी के लिए अपन क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। निश्चित अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करेंगे? उचित संतुलन। जैसे कि आप जानते हैं निश्चित अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी थी और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी थी। अर्थात इसके अंदर क्या उत्पादन करेंगे? उचित संतुलन के अनुसार उत्पादन करेंगे। लाभ भी होना चाहिए और सामाजिक व आर्थिक कल्याण भी होना चाहिए। कैसे उत्पादन करेंगे? उपयुक्तता के आधार पर। ऐसे उत्पादन करेंगे जो उपयुक्त होगा उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, जो उपयुक्त नहीं होगा उसको उत्पादन नहीं करेंगे। उसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए, लागत भी कम होनी चाहिए और समाज के अनुकूल तकनीक भी होनी चाहिए। इसके लिए उत्पादन करेंगे उचित संतुलन द्वारा। ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं अपन यहाँ पे पढ़ ली है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी व निश्चित। इन तीनों ही अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं का समाधान अपन किस प्रकार करेंगे इसका अध्ययन अपन ने किया है। तो अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन आप एक बार देखें, कोई भी याद कर ले। मैंने कल भी कहा था डेफिनेशन मैं बोलता हूँ वो याद करना जरूरी नहीं है। आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, जो आपको सबसे ईजी लगे, सरल लगे वो याद कर सकते हैं। मैंने कल पहला वीडियो डाला था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैंने आज ही वीडियो डालूंगा मैं एक और नया। आप उसे देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं उसके बारे में। और उसमें जो भी कमी लगती है, जो कुछ भी आपके मन में उसके बारे में आता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।